गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध का टॉपिक वितरण के माध्यम का भाग सेकंड में हम उपभोक्ता सहकारी भंडार, जो कि वितरण के माध्यम का मध्यस्थ एक फुटकर व्यापार एवं थोक व्यापार करने वाले मध्यस्थ होते हैं, का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले हमने वितरण के माध्यम फर्स्ट भाग में इसकी अर्थ परिभाषा, वितरण माध्यमों का महत्व, कार्य, सेवाएं और वितरण प्रणालियों तथा मध्यस्थों के प्रकार बताए थे। आज हम इसमें वितरण के माध्यम के भाग सेकंड में उपभोक्ता सहकारी भंडार का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडार एक फुटकर व्यापार एवं थोक व्यापार के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः फुटकर व्यापार के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक शहर में प्राय ये उपभोक्ता सहकारी भंडार कार्यरत हैं। ये बृहद स्तरीय फुटकर व्यापार करते हैं, जो कि वितरण के माध्यम का एक भाग है। उपभोक्ता सहकारी भंडार उपभोक्ताओं का ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। ये इसके अर्थ को समझने में महत्वपूर्ण बात है। इसी अर्थ के अंतर्गत अधिकांश उपभोक्ता भंडार रॉकडेल अग्रगामियों, रॉकडेल पायनियर्स सिद्धांत के आधार पर ही स्थापित किए गए हैं। भारत के अंतर्गत ये सिद्धांत क्या हैं? खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, बाजार मूल्य पर नकद बिक्री, पूंजी पर निश्चित ब्याज, बिना मिलावट वस्तु का विक्रय और खरीद के अनुसार लाभांश वितरण, और उपभोक्ताओं को सही समय पर बाजार मूल्य से थोड़ा सा कम मूल्य पर ये वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे कि इनकी गुणवत्ता एवं साख बाजार में बनी हुई रहती है। अब इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं, लाभ या विशेषताओं का अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, इन भंडारों का सदस्य कोई भी वयस्क व्यक्ति बन सकता है। इनकी सदस्यता सब लोगों के लिए ओपन होती है। इन भंडारों में एक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास भंडारे कितने ही अंश क्यों ना हों। इन भंडारों की पूंजी सदस्य के अंशों का निर्वहन करके प्राप्त की जाती है। सदस्यों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। सदस्य जब चाहें तो अपनी पूंजी निकाल सकते हैं। ये भंडार कम से कम विज्ञापन करते हैं और इनका प्रबंधन जनतांत्रिक पद्धति से होता है। इनके क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहला लाभ है सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराना, अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं की उपलब्धि कराना उपभोक्ताओं को। सदस्यों का पूर्ण नियंत्रण रहता है इनके कार्यकलापों क्रियाओं पर। और अगला चौथा इसका लाभ का बिंदु है कि मध्यस्थों का उन्मूलन, यानी जितने अधिक मध्यस्थ हैं उनका ये बीच में इनके प्रक्रिया में मध्यस्थ नहीं होते। प्राय सामान्यतः ये डायरेक्ट कंपनी से अर्थात व्यावसायिक संस्था से माल क्रय करते हैं बड़ी मात्रा में, और उपभोक्ताओं को उनका प्रत्यक्ष फुटकर रूप में विक्रय करते हैं। संचालन लागत कम होती है इनकी, और डूबत ऋण का अभाव, क्योंकि इनका माल प्राय नकद में ही विक्रय किया जाता है। और इसका अगला विवेकपूर्ण व्यय। विवेकपूर्ण व्यय का मतलब है ये बहुत ही सोच समझ करके ये खर्चा करते हैं। और अगली है कि सहयोग की भावना का विकास। इन भंडारों के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। इसी आधार पर ये उपभोक्ता सहकारी भंडार भारत में प्रचलन में, और ये
उपभोक्ताओं को सही समय पर सही माल, बिना मिलावट का माल, ये उपभोक्ताओं को बाजार दर से थोड़ा सा कम मार्जिन लेते हुए उपभोक्ताओं को विक्रय करते हैं। अब है इसके उपभोक्ता सहकारिता की धीमी गति के या धीमी प्रगति के क्या कारण हैं। भारत में विभिन्न बहुत सारे उपभोक्ता भंडार प्रचलन में हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी भी भारत के अंतर्गत इन भंडारों का, उपभोक्ता सहकारी भंडारों का जो विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। इसके धीमी प्रगति के बहुत अधिक कारण हैं जो हम एक एक का अध्ययन करेंगे। पहला है राज्य सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति। तो उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन का समुचित विकास न होने का प्रमुख कारण ये रहा है कि प्रारंभ में राज्य सरकारों ने इन आंदोलन के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। वस्तुएं पूर्ति के संबंध में इन भंडारों की उपेक्षा की गई तथा निजी संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई। दूसरा है निरीक्षण तथा हिसाब किताब की जांच का अभाव। उपभोक्ता भंडारों की असफलता का एक कारण यह भी रहा है कि समय समय पर ना तो उनके कार्यों की जांच की गई और ना उनके हिसाब किताब का अंकेक्षण किया गया। उनके कार्यों के निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई और ना ही ये देखा गया है कि उपभोक्ता भंडार ठीक ढंग से हिसाब किताब रखते हैं या नहीं, उपभोक्ता उचित वस्तुएं बेचते हैं या नहीं तथा कार्य संचालन में निर्धारित नियमों पालन करते हैं अथवा नहीं। तो इस अव्यवस्था के कारण इनका विकास में धीमी गति रही है। तीसरा है इसका धीमी गति का सीमित प्रभाव। उपभोक्ता भंडारों का व्यवसाय सीमित एवं संक्षिप्त होने के कारण भी उपभोक्ता सहकारिता का अधिक विकास नहीं हो सका है। इन भंडारों में उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलती क्योंकि वे सदस्यों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न किस्मों की वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था नहीं करते। आज भी अधिकांश भंडार को सीमित किस्मों की वस्तुएं ही बेचते हैं। चौथा कारण है दुर्बल संगठन। उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन की अवनति का एक कारण यह भी है कि इसके संगठन का संपूर्ण ढांचा अनुपयुक्त रहा है। वस्तुतः प्रारंभ में समुचित रूप से संगठित थोक भंडारों का अभाव रहा है। आज भी उपभोक्ता भंडारों कार्यों में समन्वय नहीं है। और पांचवा कारण है इनका छोटा तथा अनार्थिक आकार। बहुत से उपभोक्ता भंडारों का आकार छोटा तथा अनार्थिक है। इनकी सदस्यता बहुत ही कम है, पर्याप्त पूंजी का अभाव है तथा इनकी औसत बिक्री इतनी कम है कि वे अपने सामान्य प्रबंध व्ययों की पूर्ति करने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि अधिकांश भंडारों का व्यवसाय या तो लाभप्रद नहीं है या उन्हें हानि हो रही है। और अगला कारण है इसका धीमी गति का अपर्याप्त पूंजी। पर्याप्त वित्तीय साधनों की कमी से उपभोक्ता भंडारों का तेजी से विकास संभव नहीं हो सका है। अधिकांश प्राथमिक भंडार अधिक मात्रा में अंश पूंजी एकत्र नहीं कर सके। बैंकिंग संस्थाओं ने भी उन्हें वित्तीय सहायता नहीं दी है। अगला सातवां कारण है इसका कुशल प्रबंधक का अभाव। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की प्रबंध व्यवस्था ठीक नहीं होने से उनको आशानुकूल सफलता नहीं मिली है। बहुत से उपभोक्ता भंडारों में ऐसे कर्मचारी नियुक्त की गई है जिन्हें व्यापार करने का कोई भी अनुभव नहीं था। उस समय कर्मचारियों को प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। अकुशल प्रबंध व्यवस्था के कारण ही उपभोक्ता भंडार निजी फुटकर व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करने में पिछड़ गए। अगला कारण है इसका सदस्यों का असहयोग। भारत में उपभोक्ता भंडार की सफलता उनके सदस्यों के निरंतर सहयोग पर निर्भर करती है। उपभोक्ता भंडारों के सदस्यों में इस प्रकार के सहयोग तथा वफादारी में कमी रही है। अधिकांश सदस्य अपने भंडार को उस समय तक संरक्षण प्रदान करते हैं
जब तक कि वहाँ पर मिलने वाली वस्तुओं की कीमतें बाजार मूल्य से कम रहती हैं। यहाँ तक देखने को मिलता है कि बाजार मूल्य तथा उपभोक्ता भंडारों द्वारा वस्तुओं के निर्धारित मूल्य में समानता होने पर सदस्य निजी व्यापारियों से माल खरीदने लगते हैं, अतः इनके भंडारों की प्रगति रुक जाती है। अगला इनका कारण है लोकप्रिय नेतृत्व की कमी। अधिकांश उपभोक्ता सहकारी भंडार सरकारी अधिकारियों के लोकप्रिय संरक्षण को प्राप्त किए बिना स्थापित किए गए थे। ऐसे भंडार ऐसे व्यक्तियों के द्वारा संगठित किए गए थे जिनका व्यक्तिगत हित उनमें निहित था। इन व्यक्तियों द्वारा संचालित भंडारों ने सामान्य जनता में सद्विश्वास जागृत नहीं किया। अगला बिंदु है इसका प्रबंध व्यय का अधिक होना। प्रबंध व्यय के अधिक होने के कारण भी उपभोक्ता सहकारी भंडार आंदोलन सफल नहीं हो सका। निजी व्यापारी ऐसे बहुत से उपरिव्ययों से मुक्त हैं जो उपभोक्ता भंडारों के प्रबंध के लिए अनिवार्य हैं। इस तरह से अधिक प्रबंध व्यय होने से इनके लाभ में कमी आई है। और अगला है इनमें कर्मचारियों में भ्रष्टाचार। बहुत से उपभोक्ता भंडारों की असफलता का एक कारण यह भी रहा है कि उनके कर्मचारियों में ईमानदारी का अभाव था। माल की चोरी तो एक सामान्य घटना है। और अगला बिंदु है इसका खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण। सहकारी भंडारों की बिक्री में जो कमी हुई है उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकार ने कुछ वर्षों से खाद्य पदार्थों से संबंधित नियंत्रण कर दिया है। इस तरह से ये हमने आपको 8-10 जो ये धीमी गति के कारण बताए हैं, ये उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावित इन्होंने किया है। अब आगे है कि इसी टॉपिक में भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडारों को सफल बनाने के लिए क्या सुझाव है, किस तरह से इन भंडारों को अनार्थिक से आर्थिक रूप में बदला जा सकता है, इनको इनके नियमित संचालन एवं व्यवस्था की जा सके एवं लाभ को बढ़ाया जा सके और इनका अस्तित्व को बनाए रखा जा सके। इसके लिए हमने कई 10 के करीब सुझाव दिए हैं। पहला है विभिन्न वस्तुओं का संग्रह। उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित करने की योजना करनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके। थोक माल खरीदना दूसरा, इन भंडारों को अन्य सहकारी संस्थाओं से थोक में माल खरीदना चाहिए। तीसरा है प्रोसेसिंग व्यवस्था करनी चाहिए। उपभोक्ता भंडारों को वस्तुओं की प्रोसेसिंग की व्यवस्था जैसे तेल निकालना, गेहूँ पीसना आदि क्रियाओं की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। चौथा है आयात लाइसेंसिंग में प्राथमिकता। आयात लाइसेंस देते समय सरकार को उपभोक्ता भंडारों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। और पांचवा है उचित क्रय एवं मूल्य नीति। समस्त भंडारों के लिए एक उपयुक्त क्रय तथा मूल्य नीति निर्धारित की जानी चाहिए। और अगला है उचित उधार नीति भी होनी चाहिए। केवल संस्थागत उपभोक्ता भंडारों को तथा अपने सदस्यों को ही उधार की सुविधाएं देना चाहिए। ये सुविधा उसी समय प्रदान की जानी चाहिए जब भंडार तथा नियोजक के मध्य सदस्यों के वेतन से उधार की रकम काटने के संबंध में पारस्परिक समझौता हो गया हो। अगला है इसमें उत्तम किस्म। भंडारों को माल की अच्छी क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए जिससे उपभोक्ता उनकी तरफ क्रय के लिए आकर्षित होने लगे। और अगला है इनका 8वां गृह सुपुर्दगी। 7वां है गृह सुपुर्दगी। बिक्री बढ़ाने के लिए सदस्यों घरों पर माल की सुपुर्दगी देने की व्यवस्था भी इनको करनी चाहिए जिससे कि उपभोक्ताओं में
उनके उपभोक्ताओं में वृद्धि हो सके और लाभ की मात्रा बढ़ सके। और अगला है इसमें उचित निरीक्षण, कुशल प्रबंधक। कुशल प्रबंधक, सहकारी समितियों के संघ को कुशल प्रबंधकों की व्यवस्था करनी चाहिए। उसे उपभोक्ता भंडारों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और अगला है इसमें विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन। बिक्री बढ़ाने के लिए विक्रेता कर्मचारियों को उनके द्वारा एक निश्चित सीमा से अधिक की जाने वाली बिक्री पर कमीशन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि वो अधिक विक्रय के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके। और अगला है इसमें उचित निरीक्षण तथा जांच। निरीक्षण तथा जांच की उचित विधि भी अपनाई जानी चाहिए। और अगला है इसमें कार्य स्वतंत्रता। प्रबंधकों को संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अंतिम बिंदु है इसका उचित लेखांकन एवं अंकेक्षण विधि। ठीक ठीक हिसाब किताब रखने तथा अंकेक्षण के महत्व पर विशेष जोर देने का प्रयास भी करना चाहिए। सामान्यतः ये देखा जाता है कि उचित लेखांकन एवं अंकेक्षण विधि का इनके संगठनों में अभाव रहा है, अतः इस पर अधिक जोर देना चाहिए, जिससे कि नियमित रूप से इनकी खातों की जांच एवं ऑडिट की जा सके और निश्चित जो आय एवं लाभ की मात्रा है वो बरकरार रह सके। तो आज हमने इसमें वितरण के माध्यम भाग सेकंड में उपभोक्ता सहकारी भंडार, ये उपभोक्ता सहकारी भंडार का प्रश्न प्राय महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर के सिलेबस के अनुसार है और ये प्रश्न करीब करीब आता रहता है, इसलिए इसको हमने आपको ई कंटेंट के माध्यम से इसका पूरा अर्थ उपभोक्ता सहकारी भंडार का और इसकी कुछ विशेषताएं और इसके लाभ और उपभोक्ता सहकारिता की भारत में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं वो हमने इसका आपको ई कंटेंट के माध्यम से बताएं। और अंत में भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडारों को सफल बनाने के लिए क्या क्या सुझाव हैं उनका हमने अध्ययन आपको कराया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।